के एस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पे मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। शैक्षिक मूल्यांकन की कक्षा में जो क्लास नंबर 1 है, इसमें हम चर्चा करेंगे आज मापन का अर्थ। तो मापन का अर्थ टेट, सी टेट, बी एड और डीएलएड सभी पाठ्यक्रम में पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आज से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज क्लास नंबर 1 है, तो आज हम समझेंगे मापन का अर्थ। मापन के अर्थ को समझने के लिए आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। मापन की संकल्पना को समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मापन की संकल्पना। मापन की संकल्पना क्या होती है? मापन की संकल्पना शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। यानी कि कोई छात्र है, उसकी जो योग्यता है और जो उसकी विशेषता है, उनकी जो मात्रा है, उस मात्रा को हम गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं। गणितीय इकाई यानी 1 2 3, यानी कि हम गणितीय इकाइयों में जिन इकाइयों में हम उन्हें निर्धारित करते हैं, तो वह पद्धति क्या कहलाती है? शैक्षिक मापन कहलाती है। शैक्षिक मापन के बारे में एस स्टीवेंस बोलते हैं कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी कि एस स्टीवेंस कहते हैं कि कोई स्वीकृत नियम है और उन नियमों के अनुसार किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? अंक प्रदान करते हैं। मान लीजिए कोई नियम है कि 1 लीटर में, मान लीजिए 1 लीटर में जो है, हमने पहले ही निर्धारित कर रखा है कि 1 लीटर में जो है इतना पानी आएगा। तो ये क्या हुआ? इतने पानी की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? 1 लीटर। तो ये क्या हुआ? एक स्वीकृत नियम हुआ। और इस स्वीकृत नियम के आधार पर जो है हम यहाँ पर जब देखेंगे कि यहाँ पर जो पानी है, ये इतने पानी को हम, इसका आधा पानी है मान लीजिए, तो इसे क्या बोलेंगे हम? आधा लीटर। तो इस तरीके से पहले से जो स्वीकृत नियम है, तो उन नियमों के अनुसार हम किसी वस्तु को अंक प्रदान करते हैं। यानी कि जब हम उसको मापते हैं और उसे हम अंकों में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। यानी गणितीय इकाई या अंकों में लिखना किसी की मात्रा को, वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। एक वैज्ञानिक जो विद्वान है, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर देखते हैं। नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करने को जो है हम मापन कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है या कोई घटना है, हो गई है, तो उसकी जो मात्रा को हम जो है अंकों में लिखेंगे या किसी संख्या में व्यक्त करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। जब भी किसी वस्तु को या किसी भी क्रिया को या किसी भी चीज की मात्रा को जब हम अंकों में और संख्या में व्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा मापन कहलाता है। मापन को समझने के लिए देखते हैं किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में किसी गुण विशेषता की कितनी मात्रा उपलब्ध है, इसका निर्धारण जब किया जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं? अंकों में प्रदान करते हैं। यानी कि किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की कोई गुण है, कोई विशेषता है, तो उसकी जब हम मात्रा को बताते हैं अंकों में, तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है? हमारी मापन कहलाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है, मान लीजिए श्याम एक व्यक्ति है, उसका वजन है 40 किलोग्राम। तो श्याम के वजन को हमने अंकों में बताया। अंक क्या हुआ? अंक है ये हमारा 40, क्या हुआ? अंक हुआ। तो हमने अंक में बताया इसका जो वजन है या इसका जो विशेषता है, इसकी जो गुण है, वो क्या हुआ? 40 किलोग्राम हुआ। तो ये क्या हुआ? मापन की प्रक्रिया हुई। ललित है कोई, उसकी बुद्धि लब्धि जो है 140 है, तो 140 को हमने, ये क्या हुआ? अंक हुआ। तो हमने जो है ललित की बुद्धि लब्धि को अंकों में बताया, यानी उसकी मात्रा को, बुद्धि लब्धि, उसकी बुद्धि कितनी है, उसे अंकों में हमने प्रदर्शित किया, तो वो क्या हुआ? मापन हुआ। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके अंक प्रदान करते हैं। यानी कि जहां भी हम किसी व्यक्ति का मात्रा का, किसी गुण का, किसी विशेषता का, हम उसकी मात्रा को जो है अंकों में या संख्या में बताते हैं, तो वो क्या हुआ? मापन हुआ। यानी मापन एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण, विशेषताओं में की मात्रा को जो हम जो है अंक से और जो है गणितीय इकाइयों से प्रकट करते हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा मापन हुआ। तो मापन को समझने के बाद अब अगला हमारा आता है मापन के अंग। मापन के अंग में क्या क्या चीज मुख्य है? 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले वह वस्तु प्राणी,
अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन हम कर रहे हैं, यानी कि कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो या क्रिया हो कोई, तो उसकी हम विशेषता का या गुण का जिसका हम होनी चाहिए, जिसका हम मापन कर रहे हैं। तो पहली चीज तो मापन में ये चीज उपलब्ध होनी चाहिए कि हम मापन की जब हम क्रिया करेंगे तो उसका पहला तत्व क्या होगा कि जिस मापन करने के लिए हमें जो है कोई ना कोई विशेषता या गुण हमारे पास होना चाहिए जिसको हमें मापना है। यानी कि जैसे दूध है तो दूध की हमें मात्रा नापनी है, यदि कोई प्राणी है तो उसकी हमें बुद्धि या उसकी लंबाई या उसके जो है वजन को नापना है, उसकी जो विशेषता है उसके गुण को नापने के लिए तो पहला अंग क्या हुआ, विशेषता। यानी हमारे पास एक विशेषता उपलब्ध होनी चाहिए जिसका हमें मापन करना है। और जो विशेषता को मापें हम, उसका उपकरण या उसकी विधि, यानी उस विशेषता को हम नाप रहे हैं, मान लीजिए दूध नाप रहे हैं हम, तो लीटर होना चाहिए उसका उपकरण, या उसको नापने की हमारे पास विधि होनी चाहिए कि हम तराजू से तोल रहे हैं, नाप रहे हैं, या हमारे पास और विधियां हैं तो उन कौन सी विधि का हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी एक मापन का अंग हुआ। यानी कि दूसरा अंग क्या हुआ, दूसरा तत्व क्या हुआ, विधि या उपकरण। और पहला तत्व क्या हुआ, विशेषता। एक विशेषता होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास कोई उपकरण होना चाहिए और विधि होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है तीसरा अंग होता है, वह व्यक्ति जो मापन कर रहा है, यानी मापन करने वाला, यानी जो तोल रहा है या जो आपका मापन कर रहा है। आपकी क्लास में आपका शिक्षक आपका मापन करता है, दुकानदार जो है तोलता है दुकान पर, तो वहां पर दुकानदार मापन करने वाला हुआ। तो इस तरीके से जो हुआ कि कोई वस्तु है, दुकान से लेते हैं हम कोई वस्तु, मान लीजिए दूध लेने गए हम, तो दूध क्या हुआ, दूध को नापना क्या हुआ, विशेषता हुआ। दूध का वजन कितना है तो उसकी विशेषता हुआ। उस विशेषता को हम किस उपकरण से नाप रहे हैं, लीटर से नाप रहे हैं, तराजू से नाप रहे हैं, तो दूसरा अंग हुआ। और उसे जो नाप रहा है यानी दूध वाला क्या हुआ, वहां पर मापन करता हुआ। ऐसी क्लास में कोई बच्चा है तो क्लास का बच्चा क्या हुआ, बच्चे की जो बुद्धि है, तो बुद्धि की हम विशेषता, यानी बच्चे की बुद्धि देख रहे हैं तो बच्चे की विशेषता क्या हुई, बुद्धि हुई। और उस बुद्धि को मापने के लिए हमने क्या प्रयोग किया, बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया, यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र लगाया हमने वहां पर। और बुद्धि लब्धि को मापने की विधि के रूप में हमने यूज किया। और जो बुद्धि लब्धि के माध्यम से हम बुद्धि नाप रहे हैं बच्चे की, तो वो कौन नाप रहा है, वो वहां पर उसका अध्यापक नाप रहा है। तो अध्यापक क्या हुआ यहाँ पर, मापन करने वाला हो, यानी मापन करता हुआ। तो ये तीन अंग होते हैं मापन के। इसके बाद आपका आते हैं मापन के चर। मापन के चर, अब सबसे पहले हम चर को समझते हैं। चर इंग्लिश में से वेरिएबल बोलते हैं, का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जो बदलता रहे, अर्थात स्थिर ना रहे। जैसे क्या चीज, मतलब जो चीज बदलती रहे समय के साथ साथ, वो बदलती रहती है लगातार, तो वो क्या होती है, जैसे भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न पाए जाने वाली भार, लंबाई, बुद्धि, अभिवृत्ति, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर भार है, किसी बच्चे का भार है, उसकी लंबाई है, उसकी बुद्धि है, उसकी रुचि है, उसकी अभिवृत्ति है, उसकी इच्छाएं हैं, वो तो समय समय पर वो बदलती रहती हैं। जो चीजें बदलती रहती हैं वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, यानी उनमें हमेशा बदलाव होता रहता है। तो चर को भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गुणात्मक चर और दूसरा होता है आपका मात्रात्मक चर। और मात्रात्मक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सतत और एक होता है असतत। तो हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले गुणात्मक चर, उसके बाद मात्रात्मक चर। तो गुणात्मक चर क्या होते हैं, गुणात्मक चर को देखते हैं सबसे पहले। तो गुणात्मक चर में क्या होता है, गुणात्मक चर गुणों के विभिन्न प्रकारों को व्यक्त करते हैं जिनके आधार पर समूह को उप श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे धर्म के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर। यानी कि जब हम इन्हीं व्यक्तियों को उनके गुणों के आधार पर बांटते हैं, उनके गुणों के आधार पर हम व्यक्त करते हैं, यानी कि उनके जो हम गुणात्मक पहलुओं को देखते हैं, तो वो क्या होते हैं, उस व्यक्ति के गुणात्मक चर कहलाते हैं। गुणात्मक चर किसी भी, जैसे कि मान लीजिए किसी कक्षा में कुछ बच्चे कला के हैं, कुछ विज्ञान के हैं और कुछ वाणिज्य के हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर कि इनकी जो गुण है कि इनके अंदर कला के गुण है, इनके अंदर विज्ञान के गुण है, इनके अंदर वाणिज्य के गुण है, तो इनके ये क्या हुआ, इनका गुण हुआ। इनके गुणों के आधार पर इनके अंदर जो इनका समूह बनाएंगे वो बनाएंगे इनके गुणों के आधार पर। तो गुणों के आधार पर जब हम समूह में या श्रेणियों में बांटते हैं किसी समूह को, चाहे वो कक्षा हो चाहे वो कोई समाज हो, तो उनके गुणों के आधार पर जब भी हम उनका वर्गीकरण करेंगे तो वो क्या होंगे, गुणात्मक चर होंगे। वहीं दूसरी ओर मात्रात्मक चर क्या होते हैं, मात्रात्मक चर वे चर होते हैं जो गुणों की मात्रा, यानी जो अब गुण हैं
गुणों की मात्रा को व्यक्त करते हैं। समूह के प्रत्येक व्यक्ति में इनका परिमाप भिन्न होता है, जैसे प्राप्तांक, बुद्धि लब्धि या आय। अब किसी कक्षा में कितने बालक कला के हैं, यानी कि बच्चों का हमने गुणात्मक चरों से पता कर लिया, उनका ग्रुप बना लिया, तो वो हुए गुणात्मक चर। लेकिन गुण जो हुए, गुणों में कितने बालक हमारे कला के हैं, कला के मान लीजिए 10 बालक हैं कक्षा में। विज्ञान के हमारे पास 5 बालक हैं और वाणिज्य के हमारे पास 3 बालक हैं। तो ये हमने जब वर्गीकरण किया तो ये क्या हुआ, मात्रात्मक चर हुआ। जहां भी अंकों का प्रयोग हो गया, जहां भी संख्याओं का प्रयोग हो गया, अब तो वो हुआ मात्रात्मक, मात्रा बताते हैं। तो वो गुणों की जब हम मात्रा को व्यक्त कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, वहां पर मात्रात्मक चर हुआ। और जब हम गुणों के आधार पर हम बांट रहे हैं वो हुआ गुणात्मक चर। अब मात्रात्मक चर भी 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सतत चर, नंबर 2 असतत चर। अब सतत चर में क्या होता है, सतत चर वे प्रयुक्त संख्याएं निकटस्थ प्रकृति की होती हैं, जैसे प्राप्तांक, बुद्धि लब्धि, आय आदि। इनमें लंबाई तथा भार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच कोई भी मान संभव है, अतः ये सतत चर कहलाते हैं। सतत चर क्या कहलाते हैं, मान लीजिए निकटस्थ प्रकृति क्या होती है, किसी बालक की लंबाई में जो है 5 फीट है और किसी बालक की लंबाई 6 फीट है, तो हो सकता है कि किसी बालक की लंबाई 5.5 फीट भी हो। यानी कि किसी का भार 60 किलो है, किसी का भार जो है 61 किलो है, तो हो सकता है किसी का भार 60.5 केजी भी हो सकता है। निकटस्थ का मतलब होता है कि जब किसी भी संख्या का जो है हम दशमलव के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या होगा, सतत चर होगा। यानी कि किसी भी संख्या को हम दशमलव के रूप में जब व्यक्त करेंगे, किसी भी चर की मात्रा को हम संख्या में लिखते हैं, ये आप जानते हैं, मात्रा को चर संख्या में लिखेंगे। और संख्या को जब हम दशमलव में लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा सतत चर के रूप में व्यक्त होगा। जैसे आपका हुआ लंबाई, लंबाई को हम दशमलव में भी लिख सकते हैं, भार और प्राप्तांक यानी 33.3, बुद्धि लब्धि आपकी हो सकती है 40.4 या 110.5, आय आपकी हो सकती है 22.5 प्रतिदिन या आपका 300.5। इस तरीके से जहां भी हम दशमलव का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या होते हैं, सतत चर होते हैं, यानी निकटस्थ प्रकृति की होती हैं जो संख्याएं, यानी कि जो है यथांश नहीं होती, यानी पूर्ण नहीं होती, उन दशमलव में भी लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्याओं से जो मात्रा को हम व्यक्त करते हैं वो होते हैं सतत चर। के बाद आपका आता है असतत चर। अब असतत चर में क्या क्या होता है, असतत चर वे प्रयुक्त संख्याएं हैं जो यथार्थ संख्या होती हैं, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या 3, 4 ही संभव है, बीच के मान 3.5 या 3.8 नहीं लिख सकते, आते हैं ऐसे सतत चर को सतत चर कहेंगे। सतत चर में जो है हमेशा हम पूर्णांक में लिखते हैं, कभी भी हम जो है मात्रा दशमलव में नहीं लिख सकते। मान लीजिए किसी परिवार में जो है 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो हम 5 सदस्यों को हम जो है 5.5 सदस्य या 4.5 सदस्य इस तरीके से नहीं लिख सकते। परिवार के सदस्य, कोई बच्चा भाषा बोलने वाली जो उसकी संख्या है, यानी कोई बच्चा एक तरीके की भाषा बोलता है, कोई 2 तरीके की बोलता है, कोई 3 तरीके की भाषा बोल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा 1.5 तरीके की भाषा बोल रहा है, 2.5 तरीके की भाषा बोल रहा है। तो इस तरीके की जो भी हम पूर्ण रूप से लिखी जाती हैं जो चीजें, यानी जिन जिन संख्या यथार्थ होती हैं, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, इन्हें हम दशमलव में नहीं व्यक्त कर सकते, जिन चीजों की मात्रा, वो होते हैं हमारे असतत चर। तो असतत चर परिवार की भाषा हो सकती, परिवार के सदस्यों की संख्या हो सकती है, भाषा की संख्या हो सकती है, जो है समाज में कितने तरीके के लोग हैं, वर्ग आपके 4 तरीके के, 5 तरीके वर्गों के लोग, यानी गरीबी अमीरी, इस तरीके से तो है जो पूर्ण रूप से संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, यानी हम इन्हें जो है दशमलव में नहीं लिख सकते, दशमलव में इन्हें नहीं व्यक्त कर सकते, तो वो क्या होंगे, सतत चर होंगे। जिन्हें हम दशमलव में लिख सकते हैं वो हमारे सतत चर होंगे। और सतत और असतत किसके रूप हैं, मात्रात्मक चर के प्रकार होते हैं। मात्रात्मक चर यानी जब गुणों की हम जो है मात्रा को हम संख्या में व्यक्त करते हैं वो मात्रात्मक चर होते हैं। गुणात्मक चर क्या होते हैं, जब हम गुणों को लेकर ही जो है किसी समूह का विभाजन करते हैं वो गुणात्मक चर होते हैं। इसके अलावा हमारे मापन के चरों को हमने यहाँ पर समझा, गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर और मात्रात्मक 2 प्रकार के चर, इसमें भी मात्रात्मक जो होते हैं सतत और असतत 2 प्रकार के होते हैं।
अंग समझे हमने, अंग यानी कि जो पहला अंग आपका जिस पे का हम मापन कर रहे हैं, जिस विशेषता का मापन, विशेषता उसका पहला अंग होगा हमारा। दूसरा अंग उसका होगा विधि या उसके उपकरण, और जो करने वाला है वो तीसरा अंग होगा किसी भी मापन का। और इसके अलावा हमने देखा कि मापन को जो है हम केवल इकाइयों में, गणितीय इकाइयों में, संख्याओं में, अंकों में लिख सकते हैं। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज की हम विशेषता या गुणों को जब हम मात्रा को, उसकी गुण और विशेषता की मात्रा को हम केवल गणितीय इकाइयों में और अंकों में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा मापन कहलाता है। इस पर आधारित प्रश्न डीएलएड में, बीएड में और सी टेट टेट में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मापन का अर्थ समझ में आया होगा। इसके बाद हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे मापन के प्रकार, मापन के स्तर। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू इस कक्षा को रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपके कमेंट, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और हम जल्द ही जो है एक कक्षा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन आपकी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जो रीट टेट, सी टेट, बी एड या डी एल एड किसी भी जो परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।